दोस्तों नमस्कार। नया नज़रिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात कर रहा हूं मैं अप्रैल 1997 की, जबकि सोलों से प्रकाशित एक साप्ताहिक ग्रास ने एक खबर छापी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में किसी घोटाले की संभावना है। उन्होंने एक आशंका इस पे जताई थी, जिसको लेके बघाट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके जितने भी शेयर होल्डर्स थे, खाता धारक थे, सब में थोड़ी तेज प्रतिक्रिया हुई और किसी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। और नतीजा यह हुआ कि सबने मिलके इस अखबार के एडिटर संजय हिंदवान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया और ये मुकदमा आखिरकार हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज किया और इस खारिज करने का मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भी इसमें छपा है उसमें कुछ गलत नहीं है और वो उससे मानहानि बैंक की नहीं होती। तो देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी थोड़ा-सा इसके बारे में अपना पॉजिटिव व्यू रखा कि भई हो सकता है, इससे एक आशंका तो थी, लेकिन उसके बाद भी किसी ने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया और कुछ ये भी बताया गया है कि ये ख जो वहाँ से हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसे आम लोगों से छुपा भी लिया गया। लेकिन उसके बाद अब जाकर अचानक जब 2016 के बाद 18 में आरबीआई ने बैंक के ऊपर एक रुका रोक लगा दी कि आप किसी को लोन नहीं दे सकते या आप जो है जो भी खाता धारक है उसको भी आप 10,000 रुपए एक बार से ज्यादा नहीं देंगे। तो सारी जगह हड़कंप मच गया। इसके बारे में हमने बात की ग्रास के संपादक संजय हिंदवान से। देखो, ये जो बघाड़ बैंक है, ये आज से इसमें घोटाले की बात नहीं चल रही है। मैं आपको बताता हूँ 1997 में हमने अपने ग्रास साप्ताहिक अखबार में खबर छापी कि बघाड़ बैंक में भारी घोटाले की संभावना और बघाड़ बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर्मचारियों ने हमारे ग्रास के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया। मानहानि के दावे में पहले लोअर कोर्ट में चलाओ, तो लोअर कोर्ट में ये मानहानि एस्टेब्लिश नहीं कर सके। इसका मतलब कोर्ट ने भी किसी हद तक माना कि ये घोटाला हो रहा है बैंक में, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चलो इस मामले को सेटल कर देते हैं, आप 10,000 रुपये इनको दावे पे जो इन्होंने खर्च किया है वो दे दो और मामला खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं 10,000 रुपये भी नहीं दूंगा इनको। तो उसने कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि 10,000 रुपये आप इनको दे दो। तो उस फैसले को लेकर मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में वहाँ आर्गूमेंट हुआ पूरा और 2008 में हाई कोर्ट ने वो ग्रास साप्ताहिक के फेवर में जजमेंट दिया कि ये जो है खबर, इसमें किसी तरह की मानहानि नहीं हुई है। यानी कि कोर्ट ने भी किसी हद तक ये मान लिया था कि इसमें घोटाला हो रहा है। बैंक की कार्यप्रणाली पर दूसरा सवाल उस समय खड़ा होता है जब बैंक का एक शेयर होल्डर नानक शांडिल ये बात कहते हैं कि हमें तो कभी इस बैंक की किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, इतने सालों से हम इसके शेयर होल्डर हैं और हमें ना जनरल हाउस में बताया बुलाया गया, ना हमें इसके बारे में कभी कोई चीज किसी चीज के से सूचित किया गया, ना हमें कुछ बताया गया। हालांकि बैंक वालों का कहना ये है कि इसमें हर शेयर होल्डर को किसी जनरल हाउस में नहीं बुलाया जाता, जो उनमें से चुने हुए जो डेलीगेट हैं सिर्फ वो ही उसमें आते हैं। लेकिन अभी ये कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि कितने जो 11,000 जो शेयर होल्डर हैं उनके ऊपर कितने डेलीगेट हैं और डेलीगेट किस हिसाब से चुने जाते हैं या कौन लोग उनको चुनते हैं या वो जो डेलीगेट हैं वो किस किस मीटिंग में कितने जाते हैं या उसका कोरम क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। बल्कि एक डायरेक्टर से हमारी बातचीत हुई तो उसको ये पता ही नहीं था कि हम 20 शेयर होल्डर्स पे एक डेलीगेट ले रहे हैं या 50 शेयर होल्डर पे ले रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें जो हैं इसके ऊपर कई सवाल खड़े करती है और नानी शांडिल जैसे लोग उनका कहना ये है कि हमें बुलाया जाना चाहिए था, हमसे बात की जानी चाहिए थी। चलो देखते हैं क्या कहते हैं नानी शांडिल साहब। देखिए, बघाट बैंक का जहाँ तक सवाल है, मैं काफ़ी सालों से इसका शेयर होल्डर भी हूँ और कुछ एफडीज़ भी हमने इसमें करवा रखी है और हमारा अकाउंट भी उसमें है, मेरे परिवार का भी अकाउंट है। लेकिन ये जो अभी आजकल जो एपिसोड बघाट बैंक में चल रहा है, इसमें हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये कैसे कहाँ से शुरू हुआ,
लेकिन इसमें जाँच तो बनती है, जाँच पूरी तरह से होनी चाहिए, लेकिन जो शेयर होल्डर का जैसे जनरल हाउस होता है या कोई बैठक कोई बीच में होती है, तो आज दिन तक इतने सालों से मैं शेयर होल्डर हूँ, तो कोई हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि कब वो जनरल हाउस हुआ। नहीं तो हम भी उसमें पूछने के अधिकार थे भई क्या उसमें इस तरह का काम क्यों हो रहा है? आज हज़ारों लाखों जो परिवार है, हज़ारों परिवार वो इसमें जो है वो बड़े चक्कर में पड़ गए हैं। किसी की शादी है, किसी के कोई काम है, किसी के कोई काम है। तो एकदम से आरबीआई ने जो इसके ऊपर बंदिश लगाई है, यार ये लोकल बैंक होने की वजह से लोगों का बड़ा विश्वास इस बैंक के ऊपर था और उसमें आज इस विश्वास को जो है टूटता हुआ जो है नज़र आ रहा है और लोग बड़ी मुसीबत में हैं। तो हमारी जो है वो सरकार से भी एक माँग है कि वो स्वयं हस्तक्षेप करे और इसको जो है सर्वाइव करने की कोशिश करे क्योंकि ये लोकल बैंक है, लोगों की इन्वेस्टमेंट से ये बैंक चल रहा है, तो इसलिए इसे बंद तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोगों का जो पैसा इसमें फँसा हुआ है, अब जहाँ तक डिफ़ॉल्टर्स की बात है, लोग लोन ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। ये उन्हें भी इस बात को सोचना चाहिए कि आपकी वजह से हज़ारों परिवार आज जो है वो सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि उनका जो पैसा फँसा हुआ है, वो किस तरह से निकलेगा, ये एक चिंता का विषय है। सही बात तो यह है कि बघाट बैंक के साथ स्थानीय लोगों का एक जज्बाती रिश्ता है। बघाट के नाम से है, इसलिए लोग इससे जज्बाती तौर पे जुड़े हुए हैं। और एक स्टेज तो ऐसी भी थी कि नेशनलाइज़ बैंक वाले भी कहते थे कि हमारा कॉम्पिटिशन जो है बघाट बैंक से है। इसीलिए उसके 70,000 इसके खाता धारक हैं, 11,000 इसके शेयर होल्डर हैं, तकरीबन 80,000 लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब सवाल इन 80,000 लोगों का है, सवाल उन 200 लोगों का है जो इसमें नौकरी कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, जिनके गुजारा इस बैंक से चल रहा है। समस्या गंभीर है, लेकिन इसमें अभी तक जो सत्ताधारी दल है, उनकी तरफ से उनके जो एक पर्यवेक्षक हैं रमेश चौहान, उनको ये विश्वास है कि सरकार इस बैंक को डूबने नहीं देगी। किसी भी तरीके से इस बैंक की जांच भी होगी और इसमें जो लोग गिल्टी होंगे, जिन लोगों ने सारा इसमें घपले किए हैं या जो भी हुआ है, अभी तक कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और किसी भी हालत में बैंक को डूबने नहीं दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। ये थोड़े समय की बात है और सरकार जो इसके लिए कर लेगी। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिनों जो विधानसभा में इसके बारे में जो बात की, जबकि उनसे डिमांड की गई थी कि 50 करोड़ रुपए अगर वो बैंक में दे देती है सरकार तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है इसमें, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका इनकार करना काफी लोगों को हतोत्साहित करता है। उससे लगता है कि सरकार का रुख पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं उनको इस बात का विश्वास है कि इस बैंक को बचा लिया जाएगा। मनमोहन भाई, आपको एक और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है 101% इस बैंक को डूबने नहीं देगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश बैंक ने जब से रिकवरी शुरू की है, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बैंक को बचाया जाए और मैं आशावान ही नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बैंक दोबारा फिर से जो है लोगों की आशाओं के जो अनुरूप जो है वो दोबारा से बचेगा और उठ के ऊपर आएगा। अब रह गई बात कि इसमें क्या हुआ, ये तो तथ्य तभी सामने आएंगे जब इसकी थॉरो इंक्वायरी एक हो। हालांकि इंक्वायरी जिसकी चल रही है, बट एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो और उस इंक्वायरी में हर एक एंगल को और हर एक पार्ट को देखा जाए। फेयर इंक्वायरी करने के लिए आप आज की डेट में किसी भी एजेंसी को, जैसे आपका ARCS है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम डिपार्टमेंट है, वो थॉरो इंक्वायरी इसमें करे। इसके लिए कोई SIT बन जाए जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे उसमें एक्सपर्ट हो, जो लोग ये निकालें कि भाई इसके पीछे कारण क्या रहा। जैसे अभी हाल ही में कोई एक इशू आया है कि जी बघाट बैंक का कोई एक जो पूर्व में निर्देशक था, उसी ने अपना प्लॉट बेचने के लिए या वो देना, ये एक बहुत बड़ी एक चिंता का इशू है कि भी अगर
अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर खेत कैसे बचेगा? विपक्षी दलों का आरोप है या उनकी आशंका ये है कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो भी इसमें काफ़ी ढीला रवैया अपना रहा है। क्योंकि रजिस्ट्रार के पास पूरी ताकत है, पूरी पावर है उसके पास कि अगर बैंक का पैसा वसूल नहीं हो रहा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी सदस्य हैं, उनकी संपत्ति को बेच के या उसको जब्त करके भी वो पैसा वसूल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि एक केस में बताया गया कि जब बैंक के अधिकारी किसी की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए उसको उसमें हाथ में लेने के लिए जा रहे थे, तो जो संबंधित तहसीलदार था उसने ये कह के जाने से इनकार कर दिया कि मुझे और कोई बड़े इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो ये जो रुख है, ये अब हो सकता है तहसीलदार को कोई वाक़ई में कोई काम हो जिस वजह से नहीं जा पाया, लेकिन विपक्षी दलों को के हिसाब से ये जो मामला है ये जानबूझ के जो है इसको लटकाया जा रहा है, इसमें टाइम लिया जा रहा है और ये जो चीज़ है इसमें इनकी मिलीभगत भी हो सकती है, इसीलिए वो एसआईटी की भी माँग कर रहे हैं। देखिए साफ है, बगाट बैंक में जो है सोलन और सोलन के आसपास के लोगों का जो पैसा है, खास तौर पे तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 90% लोग वो होंगे जो खेती-बाड़ी या छोटा-मोटा काम जो है करते हैं। उनका पैसा एक तरह से रुक गया है, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी उसका प्रभाव पड़ा है। बगाट बैंक के अंदर जो निर्देश है कि 6 महीने के अंदर सिर्फ ₹10,000 निकाल सकते हैं, तो कइयों का तो खाता भी सिर्फ इसी बैंक के अंदर था। तो हमारा मानना तो ये है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और लोगों की जो देनदारियाँ है, जो लोगों का पैसा बगाट बैंक के अंदर है, उसको जो है पहले दिया जाए और उसके बाद जो जाँच का काम है, इसको जाँच किया जाए कि ये करप्शन हुआ कहाँ है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है डिफ़ॉल्ट कैसे ये पूरा बैंक हो गया है। पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो असर है, वो जो है मज़दूरों के ऊपर है, किसानों के ऊपर है, छोटे दुकानदारों के ऊपर जो है इसका बड़ा असर पड़ा है। तो ये जो है सरकार को भी और बैंक के जो प्रशासन है, उसको भी जल्द से जल्द इसको सुलझाना चाहिए। सत्ताधारी दल ने इस बात का सबको विश्वास दिलाया है कि बैंक डूबेगा नहीं, लेकिन विपक्षी दल जो हैं वो इस बात से अभी भी उनको इस बात की आशंका है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि उनका कहना ये है कि जिन संपत्तियों पे लोन दिए गए हैं, उनको ओवर वैल्यूड किया गया था। एक ही संपत्ति पे कई-कई बार दे दिए गए लोन और उसके लिए कोई एक तरीके से जो एक बैंकिंग का तरीका होता है, वो नहीं अपनाया गया और इसके पीछे क्या कारण है, अभी हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना हम इस पे करते हैं और उन लोगों का कहना ये है कि इसके लिए एक एसआईटी गठित की जाए, जो इस सारे मामले की जाँच करे और उस जाँच के बाद जो भी सामने आए हैं, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, बैंक कार्रवाई करे, आरबीआई कार्रवाई करे, जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। अब ये जो सोच है, ये है विपक्षी दलों की और इसी के लिए उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें खैर विपक्षी दलों की तरफ से तो नहीं थी, लेकिन शेयर होल्डर्स और जो बाकी उसके से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से थी और उन्होंने सरकार पे, बैंक पे, आरबीआई पे दबाव डालने के लिए 18 तारीख से एक धरने का उन्होंने किया है प्लानिंग। इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि हमें हर फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर ऑप्शन जो है वो अवेल करनी पड़ेगी। देखिए मैं एक और बात बताता हूँ, जैसा कह रहे हैं कि 80,000 लोग हैं और ये अगर खड़े हो जाए तो सब कुछ हो जाए। अरे साहब अगर खड़े हो जाए, अगर समाज खड़ा हो जाए फिर ये समस्या ही ना हो। ये 80,000 लोग कागजों में है, इनको खड़ा करना बहुत मुश्किल है। आप तो खड़ा करने का काम कर ही रहे हो, आपको पता ही है कितनी मुश्किल है। आज इस समाज को, क्योंकि जो लोग आगे लगते हैं, आप ये मान के चलो कि हमको उनकी भी लड़ाई लड़नी है जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। एक धरने का उन्होंने किया है प्लानिंग कि हम धरना देंगे, डीसी ऑफिस में भी देंगे, बैंक में भी देंगे और बैंक में हम उन्हीं चीज़ों को लेकर धरना देंगे जो इस समय बैंक के अख्तियार में है। जो चीज़ें अब उनसे छीन ली गई हैं, जो अधिकार उनसे ले लिए गए हैं, उससे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसके बारे में नहीं होगी डिमांड। हमारी डिमांड सिर्फ इस बात की होगी कि भैया ये जो आप कर सकते हैं, कम से कम वो आप ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं कि धरना कितना कामयाब होता है, क्योंकि अभी तक तो देखने में तो 80,000 लोग हैं, लेकिन जो इनकी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी 30, 35, 40 लोग से ज़्यादा लोग आए नहीं थे। तो इससे थोड़ी उदासीनता भी लगती है कुछ लोगों की। अगर सारे लोग इसमें इकट्ठे मिल के कोई इस पे कोई एक्शन करें, कोई इसकी बात को आगे बढ़ाएँ,
सरकार पर दबाव डालें, स्थानीय मंत्री पर दबाव डालें, तो हो सकता है इस बारे में इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी निकल सकता है और जो लोग गिल्टी हैं, उनको सज़ा भी दी जा सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर।